डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल पे आपका स्वागत करता हूं। शेयर चैप्टर पढ़ने के क्रम में ये बड़े प्रश्नों के रूप में लास्ट प्रश्न है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, जिसपे अक्सर यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ विशेषताओं को लेकर। अब ये प्रश्न आपके लिए है। एक कंपनी है मोती लिमिटेड। इस कंपनी ने 10 लाख यूनिट्स को पब्लिक में इशू किया। तो कंपनी की जो इशूड कैपिटल हो जाएगी 10 लाख, और इसके 10 लाख यूनिट्स और इसके पर शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज। इस पे 2 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम है। इस तरह से इस शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो 12 रुपीज पर शेयर बनती है। कंपनी ने इशू तो किया है 10 लाख यूनिट्स, बट कंपनी को जो पब्लिक से सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो रही है वो 15 लाख यूनिट्स के लिए कंपनी को ये सब्सक्रिप्शन मिल पा रही है। कंपनी ने इस 15 लाख यूनिट्स में जो अलॉट करने का प्रोसीजर अपनाया है, उसमें हम पहली चीज तो देखते हैं कि कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम पे 5 रुपीज की डिमांड रखी है, और इसके साथ ही 2 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम भी एप्लीकेशन के टाइम पे ही कंपनी ने मांग लिया है। अलॉटमेंट की बात करें तो 4 रुपीज हैं, और फर्स्ट और फाइनल की बात करें तो ये 3 रुपीज होते हैं। इनको अगर हम टोटल कर लें तो ये हमारा 12 रुपीज मेंटेन हो जा रहा है। कंपनी ने चूंकि यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति बन रही है, इसलिए कंपनी ने यह डिसीजन लिया है कि कंपनी जो अलॉटमेंट करेगी उसमें 3 लाख शेयर्स के अमाउंट को कंपनी रिफंड कर देगी। इन्हें ये 3 लाख यूनिट्स को कंपनी रिफंड कर देगी, इनके अमाउंट को कंपनी लौटा देगी, और इन्हें कोई शेयर अलॉट नहीं करेगी। नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि कंपनी ने जो अमाउंट ड्यू कर रखी है, जो मांग रखी है, उसमें से 24,000 शेयर्स के एप्लीकेंट ने, यहाँ पे इस पॉइंट पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, तो 24,000 शेयर्स के एप्लीकेंट ने अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अमाउंट को पेमेंट नहीं किया, जिसके कारण कंपनी ने इस शेयर को फॉरफिट कर लिया, और फॉरफिट किए गए शेयर्स में से 10,000 यूनिट्स को, 10,000 अंशों को कंपनी ने 8 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड के रेट से मार्केट में रीइश्यू कर दिया। तो इस क्वेश्चन में कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम देख लें। सबसे पहली चीज तो है कि यहाँ पे आपको ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो प्रो रेटा बेसिस देखने को मिलेगा। दूसरी चीज है यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे एप्लीकेंट है जिन्होंने अमाउंट पेमेंट नहीं किया है, उसके कैलकुलेशन को देखना इंपॉर्टेंट है। फिर कंपनी ने जितने शेयर को फॉरफिट किया है, कंपनी उससे कम शेयर को रीइश्यू कर रही है, और इसके अमाउंट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। इस चीज को देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां से देखकर इस क्वेश्चन को समझेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वर्किंग नोट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वर्किंग नोट हमारी अच्छे से बन जाती है तो क्वेश्चन हमारे लिए लगाना आसान हो जाता है। आपके समय की बचत करने के लिए हमने जर्नल एंट्री को पहले से मेंटेन कर रखा है। हम यहाँ कैलकुलेशन करके इस अमाउंट को समझाते हुए आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एप्लीकेशन के प्रोसेस को समझते हैं कि कंपनी जब एप्लीकेशन के अमाउंट को रिसीव करती है तो कंपनी अमाउंट जो रिसीव करेगी वो 15 लाख यूनिट्स के लिए 5 रुपीज पर यूनिट के रेट से कंपनी जो अमाउंट है वो कंपनी रिसीव कर सकती है। तो यहाँ पे जो कंपनी को अमाउंट मिलेगा, उस अमाउंट में हम देखें तो 15 लाख में कंपनी को 5 रुपीज पर यूनिट से 75 लाख रुपीज कंपनी रिसीव करेगी। यहाँ पे कंपनी को 75 लाख रुपीज यहाँ पे रिसीव हो पाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी क्या कर रही है कि 3 लाख शेयर्स के अमाउंट को टोटली रिफंड कर दे रही है।
तो यहाँ पे हम एक रिफंड बना लेते हैं कि कितने अमाउंट को कंपनी एप्लीकेशन के जस्ट बाद ही रिफंड कर दे रही है। तो यहाँ पे देखें तो 3 लाख शेयर्स के अमाउंट को कंपनी 5 रुपीज पर शेयर के रेट से कंपनी रिफंड कर देगी। मींस 15 लाख रुपीज कंपनी रिफंड कर देगी। रिफंड करने के बाद अगर हम देखें तो कंपनी के पास 60 लाख रुपीज बैलेंस बचते हैं, जिसमें से कंपनी क्या करेगी, अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कितना करेगी, क्योंकि कंपनी के पास 10 लाख यूनिट्स ही इशू की गई है कंपनी के द्वारा, तो इसलिए कंपनी 10 लाख यूनिट के अमाउंट को ही अपने कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर कर सकती है। तो 10 लाख एट द रेट ऑफ ₹5 मीन्स ये 50 लाख रुपीज, कंपनी 50 लाख रुपीज, इसे छोटा लिखते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। कंपनी कैपिटल में अपने 10 लाख यूनिट पे 5 रुपीज पर यूनिट 50 लाख रुपीज कंपनी ट्रांसफर कर लेती है अपने कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद फिर इस 50 लाख रुपीज में हम देखें तो 30 लाख रुपीज हमारा एप्लीकेशन का प्योर अमाउंट होता है और 20 लाख रुपीज हमारा ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट होता है। तो इस 50 लाख में अगर हम डिवाइड करके देखें तो 30 लाख प्लस 20 लाख ये हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम के होते हैं, टोटल ये 50 लाख रुपीज हो गया। अब देखते हैं हमारे पास 10 लाख रुपीज और बचते हैं 50 लाख में से, तो ये 10 लाख रुपीज हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन के अमाउंट हैं। आप देखें तो 10 लाख का अपने अमाउंट ट्रांसफर किया कैपिटल में, अभी हमारे पास 2 लाख रुपीज का अमाउंट बैलेंस है जिसे हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, अलॉटमेंट पे। तो 2 लाख यूनिट पे 5 रुपीज पर यूनिट के रेट से अगर हम इसको भी छोटा करके थोड़ा सा लिखें तो थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा। 2 लाख अलॉटमेंट के टाइम पे 2 लाख यूनिट पे आपका आ जाएगा ये 5 रुपीज पर यूनिट, मीन्स 10 लाख रुपीज अलॉटमेंट पे कंपनी ट्रांसफर कर देगी। इस तरह से ये टोटल 60 लाख रुपीज का एप्लीकेशन पे अमाउंट जो हो रहा है ये आपका क्लियर हो जा रहा है कि एप्लीकेशन के प्रोसेस पे क्या क्या काम करना है। तो जर्नल एंट्री हमने जो कर रखी है एप्लीकेशन पे टोटल हमें 75 लाख रुपीज मिलेंगे। इसके लिए हम एंट्री कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 75 लाख रुपीज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कैलकुलेशन को पूछ सकते हैं। सेकेंड प्रोसेस है एप्लीकेशन के इस टोटल 75 लाख रुपीज को जो कंपनी रिसीव कर रही है इसे कैसे कंपनी मैनेज करेगी। तो यहां से हम अमाउंट को उठा के लाएंगे तो 75 लाख रुपीज हमारे डेबिट हो जाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। फिर हम आप देख शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का ये अमाउंट उठा के लाते हैं। कैपिटल अमाउंट हम कितना ट्रांसफर करेंगे, ये आप देखिए 30 लाख रुपीज शेयर कैपिटल अमाउंट में हमें शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। 20 लाख रुपीज हमें सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करना है, तो 20 लाख हम मेंशन कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए। कंपनी ने रिफंड कितना किया, टू बैंक के रूप में पहले इस पर चर्चा हो चुकी है। कंपनी रिफंड कर रही है 15 लाख रुपीज कंपनी को हम टू बैंक दिखा देंगे रिफंड में। और अलॉटमेंट पे कंपनी ट्रांसफर कर रही है 10 लाख रुपीज, ये भी कैलकुलेट कर रखा है आपने। ये 10 लाख रुपीज हम अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसकी जो जनरल एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 20 लाख, टू बैंक अकाउंट 15 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख। इस तरह से ये एप्लीकेशन का प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका अलॉटमेंट। ये एप्लीकेशन का हमने देख लिया कि हमें जो अमाउंट मिला था उस एप्लीकेशन के टोटल अमाउंट को हमने कहां कहां और कैसे एडजस्ट किया है। यहां पे देखने की बात यह है कि 3 लाख रुपीज को रिफंड कर देने के बाद ये प्रो रेटा बेसिस बना है। मींस अगर उस प्रो रेटा बेसिस की स्थिति को थोड़ा समझ लें तो ये पहले देख लेना था, लेकिन हम यहां देख लेते हैं क्योंकि कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई है अप्लाई और अलॉटेड की स्थिति बनी है। इसमें कंपनी के पास 3 लाख रुपीज के 3 लाख यूनिट्स जो आई थी, कंपनी ने इनको कोई अलॉट नहीं किया शेयर, इनके अमाउंट को रिफंड कर दिया, जिस प्रोसेस को आपने देख लिया।
कंपनी के पास 12 लाख रुपीस के एप्लीकेंट और रहे जिनको कंपनी ने 10 लाख यूनिट प्रोवाइड किया है। तो यही रहा हमारा प्रो रेटा बेसिस। इसी के कैलकुलेशन को आपने अभी ऊपर देख रखा है। तो 3 लाख यूनिट के अमाउंट को कंपनी ने, चूंकि शेयर इन्हें अलॉट नहीं किया, इसलिए खेद पत्र के साथ, सॉरी लेटर के साथ इसको कंपनी ने रिफंड कर दिया। इस 12 लाख रुपीस, 12 लाख यूनिट्स के अमाउंट को कंपनी ने इस तरह से एडजस्ट कर लिया। अब इसकी बात को आगे समझने के लिए हम देखते हैं कि इसके अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या होगा और अलॉटमेंट को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे चूंकि कंपनी ने 10 लाख यूनिट्स को इशू किया है, तो कंपनी यहां पे 10 लाख यूनिट के अमाउंट को कंपनी कॉल करेगी अलॉटमेंट की फीस के साथ। तो यहां पे हम देखते हैं कि कंपनी को जो अमाउंट ड्यू करना होगा वो 40 लाख रुपीस कंपनी ड्यू करेगी। इसके लिए एंट्री करेंगे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40 लाख रुपीस। 40 लाख रुपीस से अलॉटमेंट के ड्यू करने की एंट्री की जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हम देखते हैं कि 40 लाख यूनिट, 40 लाख रुपीस 10 लाख यूनिट पे हमने ड्यू तो कर रखा है, बट हमें अमाउंट रिसीड कितना होना है या अमाउंट हमें रिसीड कितना होगा। तो यहां पे देखें तो हमारे पास कुछ अमाउंट ट्रांसफर होके आया है एप्लीकेशन से। तो ट्रांसफर फ्रॉम एप्लीकेशन, ट्रांसफर फ्रॉम एप्लीकेशन अगर हम यहां पे देखें तो एप्लीकेशन से 10 लाख रुपीस हमारे पास ट्रांसफर होके आए। ये देखिए 10 लाख रुपीस आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, अलॉटमेंट में भेजे गए एप्लीकेशन से। तो 10 लाख रुपीस चूंकि हमें ऑलरेडी इस पे मिल चुके हैं, तो जो हमें अमाउंट मिलने के चांस बनता है वो बनता है 30 लाख रुपीस। मीन्स अलॉटमेंट पे ड्यू भले हमने किया है 40 लाख रुपया, लेकिन इस 40 लाख में से हमें 30 लाख मिलने की उम्मीद है, क्योंकि 10 लाख ऑलरेडी हम एप्लीकेशन के टाइम पे ही एडवांस के रूप में रिसीव कर रखे हैं। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये बन रही है कि एक कोई एप्लीकेंट है जो कि 24,000 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया था और इसने अलॉटमेंट के अमाउंट को पे नहीं किया। तो अब हमें यह देखने की बात होगी कि इसने जो 24,000 के लिए अप्लाई किया था, इसे हमने कितना शेयर अलॉट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये देखना कि इसने अप्लाई तो किया था 24,000 यूनिट्स के लिए, लेकिन कंपनी ने इसे अलॉट कितने शेयर किया है, सबसे पहले ये चीज देखने की आवश्यकता है। फिर इसका कितना अमाउंट यहाँ पे एडवांस में आया हुआ है, अलॉटमेंट में कितना अमाउंट, इस 30 लाख रुपीस में कितना अमाउंट इनसे मांगा जा रहा है और कितना अमाउंट ये पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसके कैलकुलेशन को अलग से सेपरेट समझने की आवश्यकता है। तो यहां पे हम इसके कैलकुलेशन को अलग से थोड़ा देख लेते हैं, तो हमें अलॉटमेंट के प्योर अमाउंट को कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो हम देखते हैं 24,000 शेयर के एप्लीकेंट्स की स्थिति। तो यहां पे हम चूंकि इसलिए का इस्तेमाल करेंगे चूंकि जिन्होंने हमारे पास 12 लाख यूनिट के लिए एप्लीकेशन डाली थी, उसको हमने 10 लाख यूनिट प्रोवाइड कर रखी है। तो जिसने हमारे पास 24,000 यूनिट के लिए एप्लीकेशन डाली है, हम उसको कितना शेयर अलॉट किए होंगे ये देखने की आवश्यकता है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 24,000 डिवाइड बाई 12 लाख। अब इस चीज को हम कैंसिल करते हैं, 30 से ये 30 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 20 से ये 20 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, 12 से 2 टाइम्स में हमारा 24 कैंसिल हो जाएगा। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 20,000 यूनिट्स। ये बहुत बड़ी बात है। मींस इसने अप्लाई तो किया जरूर 24,000 यूनिट को पाने के लिए, लेकिन कंपनी ने इनको अलॉट कितना किया है, ओनली 20,000 यूनिट्स कंपनी के द्वारा इनको अलॉट की गई है। अब अमाउंट के प्रोसेस को हम देख लेते हैं। अमाउंट के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जब हमने इनसे कहा कि हमें एप्लीकेशन का अमाउंट चाहिए, तो इन्होंने हमारे पास जो एप्लीकेशन डाली वो 24,000 यूनिट्स के लिए एप्लीकेशन डाल दी और वहां पे इन्होंने हमें पेमेंट कर दिया 5 रुपीज के रेट से। तो ये हमारे पास जो अमाउंट इन्होंने हमारे पास भेज दिया है, वो इन्होंने हमारा अमाउंट हमारे पास भेज दिया है 1,20,000 रुपीज के लिए। 1,20,000 रुपीज इन्होंने हमारे पास भेजा 24,000 यूनिट को गेन करने के लिए।
लेकिन कंपनी ने क्या किया, इन्हें ओनली 20,000 यूनिट्स दे रखी है। तो हम यहां से कैपिटल अमाउंट में जो अमाउंट इनका ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे, एप्लीकेशन पे हम 20,000 शेयर्स पे 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से हम ट्रांसफर कर लेंगे अपने कैपिटल अकाउंट में। तो ये हमारा हो जाएगा 1 लाख रुपीज। मीन्स इनका 1 लाख रुपीज हमने एग्जेम्प्ट कर रखी है, कहां पे, एप्लीकेशन के टाइम पे। इनका जो हमारे पास 20,000 रुपीज बैलेंस हुआ है, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया अलॉटमेंट पे। अब देखने की बात यह है कि ये जो 10 लाख रुपीज अलॉटमेंट पे आया है, या ये जो 10 लाख रुपीज हम माइनस कर रहे हैं, इस 10 लाख रुपीज में 20,000 रुपीज उन शेयर होल्डर्स का है जिन्होंने अप्लाई किया था 24,000 के लिए, तो 24,000 यूनिट को गेन करने के लिए, और कंपनी ये अलॉटमेंट के अमाउंट को पे नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे देखने की बात यह है कि ये पे नहीं कर रहा है, लेकिन कंपनी इनसे ड्यू तो करेगी ही। तो कंपनी अलॉटमेंट के प्रोसेस पे, कंपनी जब अलॉटमेंट के अमाउंट को ड्यू करती है या मांगती है, तो उस टाइम कंपनी ने इनसे कहा कि भाई 20,000 शेयर्स आपको कंपनी अलॉट कर रही है एप्लीकेशन के प्रोसेस के बाद, और अलॉटमेंट की फीस है 4 रुपीज। तो आप हमको 20,000 यूनिट्स पे 4 रुपीज पर यूनिट के फीस के साथ आप हमें 80,000 रुपीज पे करें। इस 80,000 रुपीज में से कंपनी ने बोला कि आपके 20,000 रुपीज पहले से मेरे पास जमा हैं, आप बैलेंस अमाउंट को हमें पे कर दें। तो अलॉटमेंट पे कंपनी ने 80,000 मांगा, 80,000 में कंपनी को 60,000 रुपीज मिलने थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अलॉटमेंट से पेमेंट करना बंद कर दिया। मींस अगर अलॉटमेंट पे ये हमें देते तो ये 60,000 रुपीज देते, अगर ये नहीं दे रहे हैं तो यहां पे हमें 60,000 रुपीज नहीं दे रहे हैं। यही 60,000 यहां पे मेंटेन करेगा कॉल्स इन एरियर्स। इस चीज को, इस कैलकुलेशन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट था। मींस अलॉटमेंट पे जो हमने 40 लाख रुपीज मांग रखे हैं, 10 लाख रुपीज ऑलरेडी हमें मिल रखे हैं, 30 लाख रुपीज हमें मिलने के चांस हैं। उस 30 लाख रुपीज में से 60,000 रुपीज कॉल्स इन एरियर बन जा रहा है, जो कि हमें रिसीव नहीं हो पाएगा। तो यहां पे हम करेंगे माइनस कॉल्स इन एरियर्स, 60,000 माइनस कर देंगे तो कंपनी को जो अमाउंट रिसीव होगा अलॉटमेंट के टाइम पे, प्योर अमाउंट, वो अमाउंट रिसीव हो जाएगा 29,40,000 रुपीज कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव करेगी। अब हम इसको एंट्री में देख लेते हैं। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री हमने कर रखी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40 लाख के लिए। अब हम देखते हैं कि अलॉटमेंट पे अमाउंट हमें जो रिसीव होगा उसके लिए क्या एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी को कितने अमाउंट रिसीव हो रहा है बैंक में, 29,40,000 रुपीज कंपनी रिसीव कर रही है बैंक में। कॉल्स इन एरियर हो रहा है प्योर 60,000 अमाउंट के लिए, 60,000 कॉल्स इन एरियर, और कंपनी को यहाँ पे मिलने के चांसेस थे ओनली 30,000 रुपीज कंपनी को मिल सकते थे। तो यहाँ पे एक चीज देखने की और है कि कंपनी ने ड्यू कर रखा है इवन 40 लाख रुपीज के लिए, लेकिन जो हमारी रिसीव होने की एंट्री होगी वो 30 लाख रुपीज के लिए होगी, क्योंकि ऑलरेडी 10 लाख रुपीज हमने पहले रिसीव कर रखा है। नेक्स्ट प्रोसेस है अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल का, और हमें पता है कि हमारी फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है। तो यहां पे हम करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अगर बात करते हैं तो कंपनी को अलॉटमेंट भले नहीं मिला, लेकिन कंपनी यह उम्मीद तो रखती है कि हो सकता है जो अमाउंट हमें इन्होंने अलॉटमेंट पे पे नहीं किया, वो अमाउंट हमें ये फर्स्ट कॉल पे पे कर देंगे, जो कॉल्स इन एरियर है वो हमारा रिकवर कर जाएगा। तो इसलिए कंपनी मांगने के लिए पूरा अमाउंट मांग लेती है। तो कंपनी यहां पे भी चूंकि इशू कर रखी है 10 लाख यूनिट्स को, तो 10 लाख यूनिट्स पे ये हमारी फर्स्ट कॉल की फीस है 3 रुपीज। मीन्स कंपनी यहां पे ड्यू करेगी 30 लाख रुपीज। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है इन्होंने अलॉटमेंट नहीं पे किया है और फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया है। मीन्स यहां भी एक कॉल्स इन एरियर मेंटेन करेगा इन्हीं के द्वारा, और वो कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इनको कंपनी ने 20,000 यूनिट्स दे रखी है, और यहाँ पे इन 20,000 यूनिट्स पे कंपनी ने 3 रुपीज पर यूनिट इनसे भी मांगा होगा। मीन्स 60,000 रुपीज इनके द्वारा यहाँ भी पेमेंट नहीं किया जाएगा। मीन्स यहाँ भी
कंपनी को 29,40,000 रुपीज रिसीव होंगे। इस तरह से फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट होगा ड्यू करने का 30 लाख रुपीज। और इस 30 लाख रुपीज में से कंपनी को रिसीव हो रहे हैं 29,40,000 रुपीज, कॉल्स इन एरियर हो रहा है 60,000 रुपीज, और जो अमाउंट टोटल ड्यू किया गया था वो हो जाएगा 30 लाख रुपीज। इस तरह से बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास ये सारी कॉल को कैसे किया हमने। अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है इन शेयर को फॉरफिट करना, क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं पेमेंट किया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन मिल रही है इन सारे शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। तो उम्मीद करते हैं ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। इसे आप अपनी कॉपी में एज ए वर्किंग नोट डाउन कर लेंगे। स्पेस की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से इसको हटाते हैं। अब हम आगे प्रोसेस देखेंगे कि इन शेयर्स को कैसे फॉरफिट किया जा रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिन शेयर्स पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के अमाउंट नहीं रिसीव हो सका है, कंपनी उन सारे शेयर्स को फॉरफिट कर लेगी। तो कंपनी को टोटल 20,000 यूनिट्स पे अमाउंट नहीं मिला है, तो इन्हीं को कंपनी फॉरफिट करेगी। तो इस तरह से जब कंपनी फॉरफिट करती है तो वहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कितना किया जाएगा, 20,000 यूनिट्स पे कंपनी ने कितनी अमाउंट मांग रखा है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 10 लिया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम मिल रखा है। सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट अलग से होता है, इसको हम इसमें मेंशन नहीं करते हैं। तो इसको जब हम देखते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे टोटल 2 लाख रुपीज यहाँ पे शेयर कैपिटल के रूप में कंपनी ने मांग रखा है। इस 2 लाख रुपीज जो शेयर कैपिटल के रूप में कंपनी के द्वारा मांगा गया है, इस 2 लाख रुपीज में कंपनी को कितने अमाउंट फॉरफिट किए कंपनी ने, और कितने अमाउंट को कैसे मैनेज करना है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हम 20,000 यूनिट्स को फॉरफिट कर रहे हैं, 20,000 एट द रेट ऑफ 10, तो ये हमारा 2 लाख रुपीज की शेयर कैपिटल मार्केट हट रही है, इसलिए हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 2 लाख रुपीज। यहाँ पे हमने आपसे बताया था कॉल्स इन एरियर हमारे लिए काफी मददगार साबित होगा। हम देखते हैं कि अलॉटमेंट के टाइम पे हमारा कॉल्स इन एरियर कितना हुआ है, वो हुआ है 60,000। तो 2 शेयर अलॉटमेंट अमाउंट अकाउंट पे 60,000 का कॉल्स इन एरियर दिखा देंगे, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 60,000 दिखा देंगे। 2 शेयर फॉरफिटेड मींस इन 20,000 यूनिट्स पे कितना अमाउंट फॉरफिट किया गया है, ये हम फॉरफिटेड अकाउंट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको एक गुड़ रहस्य है जिसको जानना होगा। तो आप यहाँ पे देखें कि हमने अभी कैलकुलेट किया था कि इन्होंने हमारे पास 24,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली थी, तो 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से इन्होंने हमें पेमेंट किया है। इन्होंने हमें पेमेंट कितना किया है, हमने इसको कैलकुलेट किया था, तो ये आया था हमारा 1,20,000 रुपीज इन्होंने हमें पेमेंट किया है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हमको जितना पेमेंट किया हम सारे अमाउंट को फॉरफिट कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इसके साथ हम केवल उस अमाउंट को यहाँ पे शो करा सकते हैं जो प्योर इन कॉल्स का अमाउंट है, क्योंकि इस 1,20,000 रुपीज जो हमें मिल रखा है इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट भी मिल रखा है। तो हम देखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को हम अलग से दिखाते हैं, फॉरफिट करने के टाइम पे उस अमाउंट को हम अलग कर देते हैं, बाकी जितना अमाउंट मिला होता है उसे ही फॉरफिट करते हैं। तो इन 24,000 यूनिट्स के लिए हमने अलॉट किया है इनको 20,000 यूनिट केवल, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम की फीस है वो है ₹2 मीन्स 40,000 रुपीज इस 1,20,000 में हम एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से विड्रॉल कर लेते हैं। तो इनका हमारे पास कितना अमाउंट बैलेंस करता है, 80,000 रुपीज, और इसी 80,000 रुपीज को कंपनी यहाँ पे फॉरफिट कर लेगी। तो हम दिखाएंगे टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 80,000 रुपीज, और एंट्री को देखते हैं तो एंट्री हमारी संतुलित हो जाती है, क्योंकि डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट एक्चुअली दोनों सेम है। इस तरह से ये कंपनी ने इन्हें फॉरफिट कर लिया। नेक्स्ट प्रोसेस है कंपनी के द्वारा शेयर को फॉरफिट कर लेने के बाद कंपनी इनमें से टोटल शेयर्स को नहीं बल्कि
10,000 यूनिट्स को 8 रुपीज पर यूनिट के फुल्ली पेड पे, मीन्स इस पे दोबारा न आगे की कोई अमाउंट नहीं मांगी जाएगी, 8 रुपीज पर शेयर के हिसाब से पेमेंट कर दीजिए तो फुल्ली पेड अप हो जाएगा। तो कंपनी ने इसमें से 10,000 यूनिट्स को री इशू किया। री इशू के प्रोसेस को देख लेते हैं। कंपनी ने 10,000 यूनिट्स को कंपनी ने री इशू किया और 8 रुपीज पर शेयर के रेट से, तो यहां पे कंपनी जो रिसीड करेगी 80,000 रुपीज रिसीड करेगी। लेकिन 10,000 को फुल्ली पेड अप करने के लिए आप देखें, अगर इन 10,000 यूनिट्स को फुल्ली पेड अप कर लिया जाए तो फुल्ली पेड अप की वैल्यू होती है 10 रुपीज। इस पर सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट ऑलरेडी मिल रखा है, तो हमें उसे यहाँ पे मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज इसकी जो फुल्ली पेड अप वैल्यू होती है। मीन्स अगर इस पे टोटल अमाउंट देखें तो 1 लाख होता है। इस 1 लाख में से कंपनी को 80,000 मिल रखे हैं। मीन्स जो इस पे कमी आ रही है वो कमी आ रही है 20,000 रुपीज के लिए, जिसे हम विड्रॉल करके ले आएंगे कहां से, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से हम इस अमाउंट को विड्रॉल करके ले आएंगे। तो इस चीज को हम एंट्री में देखते हैं। इशू करने के बाद जितना अमाउंट मिलता है उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज। जो अमाउंट हम विड्रॉल करके ला रहे हैं फॉरफिटेड शेयर से, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज और टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। मीन्स इन 20,000 यूनिट्स में से कंपनी ने 10,000 यूनिट्स को मार्केट में री इशू कर दिया। नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि जिन शेयर्स को कंपनी री इशू कर देती है उन शेयर्स के फॉरफिटेड बैलेंस अमाउंट को कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चूंकि कंपनी ने 20,000 शेयर्स को फॉरफिट किया था और इन 20,000 शेयर्स पे कंपनी ने जो अमाउंट 20,000 यूनिट्स पे कंपनी ने जो अमाउंट फॉरफिट कर रखा है वो अमाउंट फॉरफिट कर रखा है कितना, 80,000 रुपीज। अगर 20,000 शेयर्स पे कंपनी ने 80,000 रुपीज फॉरफिट कर रखा है तो कंपनी ने जो 10,000 यूनिट्स को री इशू कर दिया, जाहिर सी बात है उस पर कंपनी ने कितने अमाउंट को फॉरफिट कर रखा है, 40,000 अमाउंट फॉरफिट कर रखा है इन 10,000 यूनिट्स पे, जिन यूनिट्स को कंपनी ने रीइशू कर दिया। अब इन 40,000 रुपीज में से कंपनी ने 20,000 रुपीज विड्रॉल कर लिया। जब कंपनी ने 20,000 रुपीज विड्रॉल कर लिया तो कंपनी के पास यहाँ पे कितना अमाउंट बचा, भी जाहिर सी बात है 20,000, 40,000 में से 20,000 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 20,000 बैलेंस बचेगा। क्योंकि इन्हीं 10,000 शेयर्स को रीइशू किया गया है इसलिए इसी के अमाउंट को, इसी के फॉरफिटेड बैलेंस अमाउंट को कंपनी ट्रांसफर करेगी कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। तो चूंकि फॉरफिटेड से उठा रहे हैं बैलेंस इसमें से, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 20,000 रुपीज। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, जिसकी वर्किंग नोट भी आपने देख लिया, जनरल एंट्री भी आपने देख लिया। ये लंबे क्वेश्चंस में मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस में ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद अब हम इस शेयर चैप्टर से रिलेटेड उन छोटी छोटी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे जो इन क्वेश्चंस के साथ कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में, पूरक के रूप में क्वेश्चंस लगा दिए जाते हैं। जैसे किसी शेयर में कैश बुक बनाने के लिए बोल देता है, किसी शेयर में बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल देता है, या कभी कभी कंपनियां ऐसे शेयर्स को इशू करती हैं जहां पे कंपनी को ये अमाउंट नहीं मिलना है, कैश नहीं लेना है, बल्कि इसके बदले कोई एसेट्स लेनी है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। हम उस पर आपसे डिस्कस करेंगे। फिर रिडेम्पशन ऑफ शेयर के बारे में देखेंगे। इस तरह से जो छूटे हुए पॉइंट्स हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए ये क्वेश्चन, और इसे आप 2 बार 3 बार लगा के ट्राई करें। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी इस शेयर चैप्टर की नीड्स को अपने आप में कंप्लीट करता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर नोट करें अपनी कॉपी में और इसे 2 बार 3 बार जरूर सॉल्व करें। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।